अमेरिका की खारजा पॉलिसी एक बार फिर आलमी बहस का मरकज बन चुकी है। जैसा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को खित्ते के लिए फौरी और बड़ा खतरा करार देकर जंग शुरू करने का जो बयानिया पेश किया गया, उसने न सिर्फ मशरिक वस्ता की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया, बल्कि दुनिया की एक बड़ी मुमकिन जंग के दहाने पर भी ला खड़ा किया। लेकिन अब यह वाज़ेह होता चला जा रहा है कि ट्रंप का ईरान को खतरा करार देकर हमला करने का नैरेटिव खोखला था। जैसा कि ट्रंप इंतजामिया ने जंग का जवाब तराशते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ईरान की जानिब से खित्ते में जारहाना अज़ाइम मौजूद हैं और अगर फौरी इक़दाम ना किया गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। और इसी मौक़िफ़ को बुनियाद बनाकर ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत की गई। लेकिन अब ट्रंप का यह बयानिया खुद उनके गले की हड्डी बनकर रह गया है, क्योंकि अब ऐसे शवाहिद सामने आने लगे हैं जो इस दावे को कमज़ोर करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अब इस मामले पर खुद अमरीकी निज़ाम के अंदर से भी सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि 2 रोज़ कबल अमरीकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुस्ताफ़ी होने वाले डायरेक्टर जो केंट ने एक ऐसा इंकशाफ किया है कि जिसने पूरी बहस का रुख बदल कर रख दिया है। सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए जो केंट का कहना है कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी जिससे ये साबित होता कि ईरान हमले में पहल करने जा रहा था। उनके मुताबिक अमरीकी सदर को खबरदार किया गया था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को निशाना बनाया गया तो उसका नतीजा उल्टा निकल सकता है और ईरानी अवाम मज़ीद मुत्तहिद हो सकते हैं। अब ये इंकशाफात दरअसल एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। अगर वाकई ऐसी कोई काबिल एतमाद इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं थी जिससे ये साबित हो कि ईरान फौरी हमला करने वाला है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अमरीका ने इस जंगी फ़ज़ा को पैदा करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। बैनुल-अक़वामी सियासत में किसी भी फौजी इक़दाम के लिए ठोस इंटेलिजेंस की बुनियाद का होना ज़रूरी समझा जाता है। माजी में भी जब इराक के खिलाफ जंग शुरू की गई थी तो उसके लिए वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का जवाब पेश किया गया था, लेकिन बाद में वो दावा भी गलत साबित हुआ। अब ईरान के मामले में भी इसी नौइयत के सवालात उठने लगे हैं कि आया एक बार फिर आलमी बरादरी को किसी मुबालगा अमेज़ ख़तरे के ज़रिए जंग की तरफ धकेला जा रहा है। अब इन तमाम तर हालात में ये बात भी वाज़ेह होती चली जा रही है कि अमरीका के अंदर ख़ुद रियासती इदारों के दरमियान इस जंग के बारे में मुकम्मल कंसेंसस मौजूद नहीं था। जब कोई पॉलिसी दाखिली सतह पर भी मुतनाज़ा हो तो उसके नताइज भी गैर यकीनी होते हैं। यही वजह है कि अब अमरीकी बयानिए की साख पर सवालात उठने लगे हैं। अगर ईरान वाकई खत्ते के लिए फौरी ख़तरा था तो इसके ठोस शवाहिद सामने क्यों नहीं लाए गए, और अगर ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं थे तो फिर इस जंगी माहौल की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। इसी तनाजुर में अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे भी अब तनकीद की जद में आ चुके हैं, क्योंकि जंग के फैसलों में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बुनियादी हैसियत रखती हैं। अगर इन रिपोर्ट्स में तजाद पाया जाए या वो सियासी दबाव के तहत तब्दील होती नजर आए तो फिर इदारों की गैर जानिबदारी पर सवाल उठना फितरी बात है। और इसी सिलसिले में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में पेशी के दौरान खासी सुबकी का सामना करना पड़ा। जैसा कि अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस खिंचाई हुई कमेटी में तुलसी गबार्ड से पूछा गया कि अमरीका ने ईरान के फौरी खतरे को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू की। जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो गई थी तो इसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया। तुलसी गबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब ना दे सकी। अब तुलसी गबार्ड की ये पेशी दरअसल इस बात की वाज़ेह दलील है कि अमरीकी इदारों से भी सख्त जवाब तलबी की जा रही है और ट्रंप इंतजामिया के आगे बुनियादी सवाल भी उठाया जा रहा है कि गुज़श्ता साल जून में ईरान पर हमले के बाद ट्रंप हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि ईरान की एटमी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसके बाद वो दुनिया के लिए फौरी खतरा नहीं रहा, तो फिर अचानक ये खतरा दोबारा कैसे इमर्ज हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, लगता ये है अमेरिका की जानिब से जिस अंदाज में ख़ुद को इस जंग में धकेला गया है कि बाय एनी मीन्स वो यही चाहते थे कि ईरान के ख़िलाफ़ ये महाज खोला जाए और लार्जर स्पेक्ट्रम में जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और था। वो रिजीम चेंज भी हो सकता है, मिसकैलकुलेशन भी, या इसके बाद जो इत्तेहादी ममालिक हैं या जो बरादर इस्लामी ममालिक है खत्ते के अंदर उनको आपस में लड़ाने का एक लार्जर एजेंडा भी हो सकता है। लगता ये है कि बाय एनी मीन्स नो मैटर व्हाट इंटेलिजेंस क्या कह रही है, रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है या नहीं है, दे हैड डिसाइडेड कि उन्होंने ये करना है। देखें ईरान, बात यह है कि ईरान कितने फासले पे अमेरिका से, अमेरिका को देयर वाज नो थ्रेट, बेसिकली इट वाज इजराइल ने मिस कैलकुलेशन जान के मजबूर किया है अमेरिका को कि वो ईरान पे अटैक करे, बिकॉज उसके अपने डिज़ाइन थे और अमेरिका के अपने डिज़ाइन थे। अमेरिका के बेसिकली डिज़ाइन ये थे कि जब भी अटैक करेगा दे विल गो फॉर देयर ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में और मैक्सिको भी क्यूबा के लिए भी तैयारी करके बैठे हुए हैं, बिकॉज जहाँ से चाइना तकरीबन 80% ऑयल लेता है, वो दे वांट टू डिनाई दिस और अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। इजराइल का एम किया था कि इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म की जाए जो उनको थ्रेट है, और साथ रजीम चेंज करके अपनी मर्दी की रज़ा पहलवी के बेटे को ला के बिठा दें और फिर वो इनको रिकगनाइज कर ले
और ये बड़े आराम से वो हमेशा के लिए यहाँ थ्रेट खत्म हो जाता है, यू कैन डाइवर्ट द अटेंशन टू अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो ग्रेटर इजराइल का प्लान था, ये था। लेकिन जब दो ऑब्जेक्टिव फर्क हों और आप अटैक कर रहे हो तो कभी फुलफिल नहीं होते हैं, और यही इनके साथ एग्जैक्टली हुआ है। देन दे टुक इट वेरी लाइटली कि ईरान को हम बिल्कुल जैसे इराक है, लिबिया है, सीरिया है, रजीम चेंज का खमानेई को शहीद करेंगे और अंदर से हमने तैयारी की हुई है, रजीम चेंज करेंगे, अपनी मर्जी की इजराइल नवाज हुकूमत ले आएंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बट देन दे डिड नॉट रियलाइज कि ईरान को पता था कि अमेरिका ने और इजराइल ने कभी ना कभी अटैक करना है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी एयरफोर्स और एयर डिफेंस को कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ों को बाहर से लेनी पड़नी थी, कभी भी रुक सकती थी। उसने इंडिजिनस प्रोडक्शन में ड्रोन्स और मिसाइल्स हज़ारों की तादाद उसने अपनी फैक्ट्री में बनाए हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल सब तैयार, और इस तरह ड्रोन तैयार किए। और जो उसकी सर्वाइवेबिलिटी बनी है, और उन्होंने बता दिया दुनिया में कि ईरान बहुत रेजिलियंट कौम है और उनकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करती है, पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं है। इसलिए एक आपने देखे 100 के करीब जून से लेकर आज तक उनके लीडर्स, साइंटिस्ट, सिविलियन शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी हुकूमत चल रही है। ये एक फ़र्क था जो उन्होंने मिस कैलकुलेशन की है। और अब जिस तरीके से ईरान ने इसको रिस्पॉन्ड किया है, और अब इस स्टेटस स्टेज पे जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है ना, वहाँ तो कोई जा सुन नहीं सकते क्या वहाँ पर हो रहा है। टोटल न CNN न फॉक्स न्यूज़ कोई खबर कुछ नहीं दिखा रहा वहाँ पर, ये इतनी सख्ती की हुई है। अदरवाइज ईरान इसराइल तो छोटा मुल्क है, उसको थोड़ा भी नुकसान होगा बहुत बड़ा लगेगा। ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है, देखिए सस्टेन डैमेजेस। तो दिस इज द रीजन कि इस वक्त अब इसराइल डेस्परेशन में जाके उसने उसके गैस फील्ड पे अटैक कर दिया। दिस इज वेरी सेंसिटिव, और ये अमेरिका की टेस्टेड अप्रूवल से हुआ है, क्यों, ताकि वो अब इसकी वजह से शायद ईरान जो है वो इसराइल पर अटैक ना करे। लेकिन इसराइल ने क्या कहा, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जहाँ जहाँ जिनके गैस फील्ड, ऑयल फील्ड हैं, और जहाँ इसराइल की और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, सेड आई टोल्ड दैट, कल रात को उसने कतर पे जाके अटैक कर दिया। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट देखिए कितनी दोगली पॉलिसी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं ईरान को कि अगर तुमने अब दोबारा कतर पे हमला किया तो हम तुम्हारा सारा को तबाह कर देंगे, बजाय इसके तुम इसराइल को मना करो कि यू डोंट गो टू ईरान से ये गैस और ऑयल फील्ड्स पर, ताकि जाहिर है कि अगर तुम जाओगे तो वो रिटेलिएट करेगा। ये दोगली पॉलिसी है ना, ये तबाह कर रही है। ये हमारे ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इजराइल बेसिकली ईरान को और मिडिल ईस्ट कंट्री को लड़ाना चाहता है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के तमाम ये जो है ना गैस फील्ड और ऑयल फील्ड तबाह खत्म कर दें, आपस में सब खत्म हो जाए, एंड इजराइल द बेनिफिशियरी, इजराइल विनर। उसके बाद दे विल गो फॉर अ ड्रीम ऑफ ग्रेटर इजराइल, दैट्स देयर प्लान। ब्रिगेड साहब, अमेरिका के अपने अंदर भी तो सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सेनेट में जिस अंदाज में जवाब तलबी हो रही है, सवालात हो रहे हैं, फिर जो केंट का एक इंटरव्यू सामने आना और उसमें ये राज मुनकशफ करना कि मैंने तो समझाया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो ये ना करें, वो समझते हैं कि रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ईरानीज़ के अंदर जो एक वो रेवोल्यूशनरी वेव है वो क्रिएट होगी और सब जो है यूनानिमसली फिर डिसीजन करेंगे, सब मुत्तहिद हो जाएंगे, रादर देन कि वो डिवाइड कर सके। ये सब जो है वो मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएंगे अमेरिका के खिलाफ, और यही हुआ अल्टीमेटली। तो ये जो जवाब तलबी इस वक्त अमेरिका के अपने अंदर शुरू हुई है, क्या सेंस है इस वक्त, वो व्हाट आर दे फीलिंग नाउ कि बहुत गलत हो गया, ये मिस एडवेंचर है जो अमेरिका ने किया है? और जाहिर है जब आप किसी ऐसे मिस एडवेंचर की तरफ भी जा रहे होते हैं तो आपको निकलने का रास्ता तो पता होता है कि एग्जिट क्या है, तो क्या कोई एग्जिट प्लान भी नहीं था? देखिए, जब भी आप ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं ना, फौज में भी हम स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, तो आप पहले एक प्लान बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट ऑपरेशन प्लान को करते हैं, फिर आप ये उसमें पार्ट ऑफ प्लान होता है कि आपने वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी क्या है, आपने एग्जिट कैसे करना है, टर्मिनेट किस स्टेज पे करना है, ताकि आपने निगोशिएट करना है उसके बाद। वो उन्होंने बनाई नहीं है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैंने ईरान की टोटल एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, मिसाइल लॉन्चिंग साइट जो 80% तबाह कर दी, न्यूक्लियर साइट खत्म कर दी, देन व्हाई आर यू स्टिकिंग, देन बेटर गो एग्जिट एंड गो। आप अनाउंस करें विक्ट्री, वी हैव डन इट। इसका मतलब ये कोई प्लान ही नहीं है। और अब आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरीके ने ईरान ने ब्लॉकेट किया हुआ, और एक दुनिया को मिस्टर ट्रंप ने इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है। पूरी दुनिया की रात की नींदें उड़ी हैं मुल्कों की कि व्हाट विल हैपन, हाउ विल वी सर्वाइव।
बट ये इसको फिक्र नहीं, क्योंकि ईरान सिर्फ वो इसराइल की फिक्र है उनको। आपने ये देख लिया ना कि अमेरिका ने जब आए यहाँ पर अटैक किया है, और जब ईरान ने कहा था कि अगर मेरे पर अटैक होगा तो मैं आपके जो हमारे खलीजी ममालिक में आपके एक बेसिस हैं मैं उनको तबाह करूंगा। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के ये अरब मुल्कों ने ये पैसा भी इन्होंने दिया, और अमेरिका ने आगे आगे सारे बेसिस बनाए, रडार्स लगाए, सब कुछ किया। और जब वक्त आया तो छोड़ के इसराइल की प्रोटेक्शन वगैरह के उनको छोड़ दिया। और उसके बाद जब उन्होंने तबाह कर दिया तो अब दोबारा उसको मूड होगा कि मैं आऊँगा फिर ट्रिलियन डॉलर खरीदूंगा इनसे, वॉर ऑपरेशन भी लूंगा और फिर करूंगा। आई थिंक अब उनकी थिंकिंग मुझे लगता है कि चेंज हो रही है। और इस वक्त देखिए ईरान की स्ट्रेटजी ईरान बड़ी खतरनाक है। उसने जो ऑयल फील्ड पे गैस पे अटैक किया ईरान में, जाहिर है कि ईरान ने अटैक किया कतर में। अगर और एक दफा इसराइल जाता है वहां पर, इसराइल ईरान के ऊपर, ईरान भी रिटेलिएट टू दिस कंट्री, सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन इनकी वो चाहता है कि ये आपस में अरब ममालिक और ईरान आपस में लड़के इनके सारे नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व खत्म हो जाए। सारा पैसा अरब ममालिक का जो है ना, वो आपको पता है कि वो सारा इनका वहाँ अमेरिका में और यूरोप में वो पैसा वहां पड़ा हुआ है। दे विल हैव नथिंग, और बड़े आराम से इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करेगा। और एंड फॉर नाउ इस एजेंडे पे तो कामयाब होते नजर आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। दिस इज व्हाट इट इज। तो अभी टाइम ये है कि अरब ममालिक समझें, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें, तुर्की को इन्वॉल्व करें, और अरब ममालिक खड़े हो जाए अमेरिका के आगे। तो फॉर गॉड सेक, दिस इज द टाइम वी वांट सीज फायर, स्टॉप इट, कीप योर ऑब्जेक्टिव। वी डोंट वांट डिस्ट्रक्शन ऑफ ये हमारे पूरे अरब की हो जाए, इसलिए अब जहाँ सीज फायर करें, स्टॉप इट इसराइल। और या इसराइल को मना करें कि किसी भी ऑयल फील्ड गैस फील्ड पे ईरान का नहीं जाएगा, ताकि अगर वो नहीं जाएगा तो वो ज़ाहिर है वो भी नहीं अटैक करेगा। तो ये, लेकिन ये सब अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। दिस इज वेरी सीरियस। जहाँ अरब ममालिक को खड़े होकर फुल जोर लगा के अमेरिका को मजबूर करना चाहिए कि सीज फायर करें, ताकि हालात ना बने और इनकी ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बच जाए दोनों सारे ममालिक। प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब का दौरा किया, ज़ाहिर है चीफ भी इस हवाले से खासे मुतहर्रिक हैं। व्हाट रोल पाकिस्तान कैन प्ले एट दिस पॉइंट इन टाइम ब्रिगेडियर साहब? आज देखिए, आज आपके सामने हमारे जो है अपने वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डर, वो भी वहाँ गए हैं। अरब वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग हो रही है। आई एम श्योर पाकिस्तान यही बात कर रहा होगा। पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। हमने बेस्ट रोल अदा किया। ईरान के साथ भी हम खड़े हुए हैं और हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से भी खड़े हुए हैं। यही बात होनी चाहिए कि लेट्स यूनाइट टुगेदर, फोर्स अमेरिका टू गो फॉर सीज फायर। और सीज फायर करने के बाद आपने जब सब कुछ यूसे भी अचीव विक्ट्री, जब आपने सब कुछ खत्म कर दिया तो आप एग्जिट करें। और ईरान अपनी जो है वो उसकी कंडीशन होंगी, ज़ाहिर है वो ये कहेगा जी कि मेरे पर आइंदा के लिए मुझे कम से कम एक गारंटी दे, आइंदा कोई मेरे पर अटैक नहीं करेगा, ना अमेरिका ना इसराइल। नंबर 2, मेरे पर सैंक्शन उठाए। मेरे पर क्यों आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई हुई हैं? जब आपने देख लिया कि मेरे पास आपने तबाह सब कुछ कर दिया है, आप इंस्पेक्शन कर लें इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन से, और उसके बाद मेरे सैंक्शन, ताकि वहाँ के अवाम को रिलीफ मिले, अवाम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। दिस इज द थिंग ईरान कैन पुश ड्यूरिंग ये जब बैठ के बात होती है आपस सीज फायर की, और ये अरब ममालिक जाके वहाँ बात करें। और बल्कि मेरे ख्याल में ईरान का एक और भी वो तो ये भी कहता है कि जब आइंदा के लिए तमाम अंडे जो बने हुए ये अरब ममालिक के, ये सारे अमेरिका लेके जाए। चले कुछ गिव एंड टेक करके सीज फायर होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर मिडल ईस्ट, लेकिन हमारे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है कि ईरान रिजीम शुड रिमेन इंटैक्ट। तो ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे कौन बैठा सकता है, क्योंकि वो तो किसी सूरत उनके साथ तो पहले ही धोखा हुआ है, मुज़ाकरात का तीसरा दौर, और वो कहते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक मामला मैच्योर हो गए थे और अमेरिका ने अटैक खोल दिया। ईरान देखिए, पाकिस्तान है, तुर्किया है, ये जो ममालिक हैं हमारे दूसरे, ये ईरान को समझा सकते हैं कि देखो आपकी भी अपने अवाम का नुकसान हो रहा है, अमेरिका इज अ बिग पावर, आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। भाई आप इस वक्त हाई अप पे हो, आपकी यू आर ऑलमोस्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट, आप नेगोशिएट करते हो जब आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करते हो। तो आपने तो हरमूज को बंद किया हुआ है, उसको भी इसराइल का तबाह करके रख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो नाउ यू शुड एक्सेप्ट इट, ताकि कम से कम आपने जो क्रिएट करना इफेक्ट वो अपना कर लिया करे इफेक्ट क्रिएट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।